नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एमपी के बुक को मैंने यहाँ पे निकाला है और पहला ही चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल। क्या क्या आपका गोल है, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, खुद के मैरिज के लिए है, कार के लिए है, ज़मीन खरीदना है, तो वो गोल, फाइनेंशियल गोल क्या है, ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जो भी मैं मोटा मोटी बताता हूँ आपको आगे पढ़ना है, खुद पढ़ेंगे तभी एमपी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। 200 पेज का किताब है ये, आपको 3 महीना टाइम देना ही पड़ेगा। वीडियो मैं आपको एनर्जाइज होने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड का काम कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है फिर नहीं आए, जब पढ़ के एग्जाम पास करेंगे तभी म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको बैंक एफडी में रख देते हैं और 1,07,000 साल का हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन भी अगर 6-7% का है या 5% का है तो 5% तो इन्फ्लेशन के चक्कर में उसका वैल्यू ही आपका 1,05,000 हो गया। मतलब कोई चीज़ 1 लाख का आज खरीद रहे हैं तो साल भर के बाद 1,05,000 में खरीदेंगे तो आपका बढ़ा कितना बैंक में पैसा, 2,000 रुपया ही बढ़ा। तो इसको आप सेविंग के तौर पे मान सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो इन्फ्लेशन से आपको फार बेटर रिटर्न दे पाए। तो इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर रखते हैं और 12-13% का रिटर्न देता है और 5% इन्फ्लेशन भी हटा दें तो 6-7% का आपको गेन होता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो आप जस्ट इन्फ्लेशन के आसपास रिटर्न हो तो उसको सेविंग बोलते हैं। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, जस्ट सेव हो रहा है। आपको बढ़ाना है, ग्रोथ करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट में डालना पड़ेगा पैसा, जहां ग्रोथ का संभावना ज़्यादा हो। तो इसी को बोलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। फिर डिफरेंट एसेट क्लास, आपको गोल्ड में पैसा कितना रखना है, ज़मीन में कितना रखना है, एफडी में कितना रखना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में इक्विटी में कितना रखना चाहिए, यहाँ पे उसको ये बताया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क क्या क्या है। आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो वहाँ क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो क्या हो सकता है, लिक्विड फंड में क्या होगा, डेट फंड में क्या होगा, तो रिस्क के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपका एज 60 साल है तो सारा पैसा आप स्मॉल कैप में नहीं रखेंगे। जो भी फाइनेंशियल गोल था आपका हो गया है, अब आप इसको पैसे थोड़ा सा सेफ रखेंगे क्योंकि अब आपका ज़्यादा गोल नहीं है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये पैसा आप अपने पोते के लिए लगा रहे हैं तो आपको रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। अपने खुद के बिहेवियर के कारण इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पे ये बताया जाएगा। मान लीजिए कि आपने ये तो सोचा फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कि 1,000 रुपये का SIP करूँगा, 15 साल करूँगा और ये मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए होगा। लेकिन 5 साल के बाद पता चलता है कि मार्केट ऊपर नीचे हुआ, आप डर के पैसा निकाल लेते हैं, इमोशन को वहाँ जोड़ते हैं तो आपका गोल पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस बिहेवियर के बारे में चैप्टर में बताया जाएगा। रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब कितना इक्विटी में रखना चाहिए, कितना डेट में रखना चाहिए, आपका एज के हिसाब से रिस्क क्या होना चाहिए, कितना % डेट में, कितना % इक्विटी में, गोल्ड कितना, लिक्विड फंड कितना। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग यहाँ पे किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन में भी फिर वही बात है कि कितना डेट में, कितना इक्विटी में, कितना लिक्विड फंड में एसेट एलोकेशन करना है। इस चैप्टर के लास्ट में ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुद से करना चाहिए या प्रोफेशनल एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। एमपी के दूसरे चैप्टर के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।